आज अपन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के कुछ ऐसे शब्दों से रूबरू होंगे जो कई विद्यार्थियों को परेशान करते हैं। जैसे उनके इसरो के कुछ प्रक्षेपण यान या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ कक्षाएं, उपग्रहों की कक्षाएं जिन्हें ऑर्बिट बोलते हैं, उनसे अपन कुछ रूबरू होंगे। जैसे कुछ अपन पहले अंतरिक्ष यान है जो उपग्रहों को प्रक्षेपण के लिए काम आते हैं, उन यानों के बारे में कुछ बात करेंगे। SLV, SLV3, ASLV, PSLV, GSLV और RLV, SSLV। ये कुछ प्रक्षेपण यान हैं जो परीक्षार्थियों को कई कंफ्यूज कर देते हैं, क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा अपन और देखेंगे कुछ उपग्रहों की कुछ कक्षाएं, कौन से उपग्रह कौन सी कक्षा में छोड़े जाते हैं। जैसे भारत का एक नाविक है, या जैसे IRNSS बोलते हैं, क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली, भारत सरकार, भारत की खुद की, वो कौन सी कक्षा में है। ऐसी कुछ बातें हैं, उन बातों को अपन आज थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ये, उसके बाद देखेंगे उपग्रह की कक्षाएं, उपग्रह की कक्षाएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, SLV3, ASLV, PSLV, GSLV, RLV और SSLV देखेंगे। क्या इनका इतिहास देखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे SLV3। इसका निर्माण, या यूं कह दो इसका पहला प्रयोग 1979 में किया गया था, जो कि असफल रहा। इसके निर्माण में हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी का काफी अहम योगदान रहा था। हालांकि ये पहला असफल रहा। दूसरा परीक्षण इसका 1980 में किया गया था, जो कि सफल रहा। SLV का पूरा नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थात कि ऐसा व्हीकल जो सैटेलाइट को लॉन्च करने में अपनी सहायता करे। तो इसरो का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, उसका नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, SLV3। ये इसके 3 चरण हुआ करते थे, या यूं कह दो कि इसका दहन 3 चरणों में हुआ करता था। और ये इसमें ठोस प्रणोदक का यूज किया जाता था, अर्थात कि इसमें जो ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में ठोस पदार्थों का यूज किया जाता था। इसकी बात खत्म। नेक्स्ट देखेंगे अपन ASLV। ये SLV का ही उन्नत रूप है, या यूं कह दो परिवर्धित रूप है। A का मतलब ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड का मतलब परिवर्धित। तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV के आगे A, अर्थात कि SLV का परिवर्धित रूप। इसको 1987 में सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया था। और ये इसमें 5 चरण होते हैं। 5 यूं कह दो कि 5 चरणों का इसमें प्रणोदक होता है। और ये इसका प्रणोदक ठोस प्रकार का होता है। 2 प्रकार समाप्त हुए। तीसरा PSLV के बारे में यह है कि एक तो ये विश्व का आज तक का सबसे सफल प्रक्षेपण यान है, न कि भारत का। पूरे विश्व का आज तक का सबसे सफल प्रक्षेपण यान है। इसकी सफलता दर सर्वाधिक है। इसका 1993 में असफल प्रयोग किया गया था। हालांकि सबसे सफल है, लेकिन इसका पहला जो परीक्षण है वो खुद असफल है। और इसका दूसरा प्रक्षेपण किया था 1994 में, जो कि सफल रहा था। तो इसका मतलब क्वेश्चन आ जाए कि PSLV का प्रयोग भारत में कब से किया जा रहा है, तो 1994 से। पहला सफल प्रयोग 1994, जबकि पहला प्रयोग 1993। इतनी बात क्लियर। अब PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर मतलब ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है ना। एक बार RAS 2021 में क्वेश्चन था कि PSLV और GSLV, जिसे भी आगे पढ़ाया जाएगा, PSLV और GSLV में कोई 2 अंतर बताइए। ऐसा कुछ RS में क्वेश्चन था। अब आप PSLV समझेंगे
बाद में जीएसएलवी समझेंगे, उसके बाद आप अपने आप समझ जाएंगे कि इन दोनों के मध्य क्या अंतर रहे होंगे। ठीक है ना। अभी अपन क्या देख रहे हैं, पीएसएलवी के बारे में। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, पीएसएलवी का एक तो पूरा नाम देखा, और दूसरा इसका परीक्षण कब से कब कब किया गया और कब से ये इसरो के द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। इतनी बात है। आगे इसमें 4 चरणों में प्रणोदक का यूज किया जाता है। पहले चरण में सबसे, जैसे मान लो ये अपने पीएसएलवी, इसमें 4 चरणों में प्रणोदक होता है। कौन कौन से, ये 1 2 3 4। सबसे पहले ठोस प्रकार का प्रणोदक होता है, ठोस ही प्रकार का ईंधन और ठोस ही प्रकार का ऑक्सीकारक का यूज किया जाता है। फिर दूसरे में द्रव, तीसरे में वापस ठोस, और चौथे में द्रव प्रकार का प्रणोदक का यूज किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो द्रव प्रकार के प्रणोदक का यूज किया जाता है उसमें किस इंजन का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, आगे भी बराबर आने की इसकी संभावना है। तो जिस इंजन का यूज होता है उसका नाम है विकास इंजन, और जो ठोस प्रकार का इंजन होता है उसका नाम होता है S139। एस का मतलब होता है सॉलिड, मतलब ठोस प्रकार का प्रणोदक का यूज करने वाला इंजन, और 139 का मतलब है उस इंजन की पावर को दर्शा रहा है। आगे अपन जीएसएलवी पढ़ेंगे, उसमें भी ठोस प्रकार के प्रणोदक का भी यूज होता है, तो उसमें S200 आएगा, 200। ठीक है ना। ये अपन ने देखा है पीएसएलवी, जो कि विश्व का सबसे सफल, जिसकी सफलता दर सबसे ज्यादा है, उस यान के बारे में पीएसएलवी। ठीक है। पीएसएलवी का पूरा नाम, इसके प्रयोग कब कब किए गए, और इसके जो प्रणोदक है उनके क्या मैटर है, ये सब देख लिया। आगे देखेंगे अपन जीएसएलवी। इसके बारे में बताऊं, इसके बारे में समझने से पहले एक चीज अपने को समझनी पड़ेगी, क्रायोजेनिक। जीएसएलवी को समझने से पहले अपने एक शब्द समझना पड़ेगा, क्रायोजेनिक, या यूं कह दो क्रायोजेनिक इंजन। कारण ये ही इंजन है, ये इंजन ही है जो जीएसएलवी को पीएसएलवी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है। और इस इंजन की विशेषता यह है, या यूं कह दो कि ये इंजन अन्य इंजनों से अलग कैसे हो सकता है। तो अपन सबसे पहले जीएसएलवी को समझने से पहले क्रायोजेनिक इंजन के बारे में समझना पड़ेगा। कारण क्रायोजेनिक इंजन जीएसएलवी को पीएसएलवी से अलग करता है, या यूं कह दो कि क्रायोजेनिक इंजन जीएसएलवी को पीएसएलवी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है। तो इस क्रायोजेनिक इंजन में ऐसी क्या खासियत है, इसमें ऐसी क्या तकनीकी है। यूं एक और बात बता दूं, क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक विश्व के मात्र 6 देशों के पास ये है, 6ठा देश भारत है। इसका मतलब कुछ न कुछ खास रही होगी इसकी तकनीक। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पहला थोड़ा मैं इतिहास बता देता हूं आपको। क्रायोजेनिक यूएसएसआर, सोवियत संघ, जिसे अपन सोवियत संघ कहेंगे, सोवियत संघ, इसी सोवियत संघ का एक विघटित टुकड़ा है रूस। यही कह दो सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व आज कर रहा है रूस। उसी अपन सोवियत संघ की बात कर रहे हैं, भारत का मित्र राष्ट्र। ठीक है। इसी सोवियत संघ और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 1990 में, 89। क्योंकि यूएसएसआर के पास क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक थी, भारत के पास वो तकनीक नहीं थी, इसलिए यूएसएसआर और भारत के बीच में एक समझौता हुआ कि वो समझौता 1990 में हुआ। समझौता ये था कि भारत को ये क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक यूएसएसआर देगा। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो चुका था, और उसका जो प्रतिनिधित्व देश था वो रूस था, और रूस ने अमेरिकी दबाव में आकर भारत को वो टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। बाद में एक और समझौता हुआ भारत और रूस के बीच में, वो ये हुआ कि भारत सरकार को रूस 7 क्रायोजेनिक इंजन देगा, टेक्नोलॉजी नहीं देगा। इतनी बात समझ में आई। आगे अब भारत सरकार पर, या यूं कह दो कि भारत के तकनीकी फील्ड पर एक प्रेशर आ गया था कि अब हमें किसी भी तरीके से क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक हासिल करनी है अपनी मेहनत के द्वारा। कारण कि अब हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते। रूस जो कि अपना एक अच्छा खासा मित्र राष्ट्र था, उसने भी देने से मना कर दिया, तो फिर दूसरा कौन देगा। आखिरकार हमारी कड़ी मेहनत से 2016 में हम अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सफल हुए। उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम है CE 7.5
उसके बाद हमने एक और देखो, सीई का मतलब, सी का मतलब क्रायोजेनिक, और ई का मतलब इंजन, और ये उसकी शक्ति को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद भारत इसरो ने और एक इंजन बनाया, इसका नाम था सीई 2.0 या 20। आपको गर्व का अनुभव होगा कि ये क्रायोजेनिक इंजन आज के समय में विश्व का सबसे शक्तिशाली इंजन है। विश्व की बात कर रहा हूं, जिसमें यूएसए भी शामिल है, ठीक है ना। ये आप क्रायोजेनिक इंजन का इतिहास देख लिया। अब ये क्रायोजेनिक इंजन है क्या, इसमें ऐसा क्या विशेष है कि जो दूसरे इंजन से इसको अलग कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि क्रायोजेनिक इंजन में देखो, एक तो अपन ये देखेंगे कि इंजन में यूज क्या होता है। एक तो ईंधन होता है, और दूसरा ऑक्सीकारक। उस ईंधन को जलाने के लिए कोई ना कोई ऑक्सीजन के रूप में कुछ चीज चाहिए, कारण कि बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए ऑक्सीजन को अपने रॉकेट में डाल के साथ में भेजना पड़ेगा। तो दो चीजें डालनी पड़ेगी, एक तो ईंधन और दूसरा ऑक्सीकारक। तो यहां पर एक बात बताऊं, आपने कभी सुना होगा कि भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। उसमें कैपेसिटी ज्यादा है, और दूसरी वातावरण में मिलता भी आसानी से, इसलिए इस इंजन में ईंधन के रूप में यूज किया गया था हाइड्रोजन का, और इसी इंजन में ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया गया था ऑक्सीजन का। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये दोनों ही गैसीय, सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में तो अपने को मिल जाएंगे, इसको यूज करने के लिए अपने को कम से कम द्रव अवस्था की चाहिए, इसकी द्रव अवस्था चाहिए। तो इस हाइड्रोजन की द्रव अवस्था के लिए इसको -253 डिग्री पर लाना पड़ेगा अपने को, और ऑक्सीजन को गैसीय अवस्था में लाने के लिए 183 डिग्री माइनस सेल्सियस पर लाना पड़ेगा इसको। अब सोच के देखो, रॉकेट के एक तरफ तापमान रहे 253 डिग्री माइनस, और दूसरी तरफ तापमान जब वो जलेगा, दहन करेगा, तो हजारों डिग्री, एक परत के दोनों तरफ इतने तापमान का अंतर कैसे संभव करोगे आप? यही टेक्नोलॉजी थी। इसी टेक्नोलॉजी को आखिरकार अपने वैज्ञानिकों ने 2016 में साकार किया। और क्या साकार किया? CE-20 नाम का जो अपना क्रायोजेनिक इंजन है, वो विश्व का सबसे शक्तिशाली इंजन बना दिया। अब अपना आगे बात करते हैं GSLV की। GSLV से बात पहले एक और क्वेश्चन ही पूछ लूं मैं आपसे कि GSLV में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन। यही कह दो, थोड़ा सा अपन टेक्निकली थोड़ा गलत है कि क्रायोजेनिक GSLV में क्रायोजेनिक स्टेज पर जो ईंधन है उसमें किसका यूज किया जाता है? तो फिर उत्तर होगा हाइड्रोजन। ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन भी कैसा है? द्रवित, और ऑक्सीजन कैसी है? वो भी द्रवित रूप में इसका यूज किया जाता है। अब अपन वापस देखते हैं GSLV। अपन GSLV को देख रहे थे, और GSLV को देखने से पहले मैंने कहा था कि GSLV को देखने से पहले मैंने ये कहा था कि GSLV को समझने से पहले आपको क्रायोजेनिक इंजन के बारे में समझना जरूरी है, ठीक है ना। अब GSLV की बात करते हैं। GSLV का पूरा नाम है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये GSLV का पूरा नाम हुआ। अब देखते हैं, GSLV में 3 चरणों में प्रणोदक का दहन होता है। पहला ये GSLV, अब PSLV में आपने देखा था चरण कितने थे? 4। यहां पर चरण कितने? प्रणोदकों के चरण 3 चरण, यहां 3 चरणों में दहन होता है, जबकि PSLV में 4 चरणों में। अब चूंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक बार RS मेंस में क्वेश्चन था कि GSLV और PSLV में अंतर बताइए, एक अंतर हो गया। और दूसरा अंतर उसके ईंधन में, PSLV में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का यूज नहीं होता है, यहां पर द्रवित रूप में, यहां पर सीधा उसका होता है। या यूं कह दो कि GSLV में क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है, जबकि वहां नहीं होता है। इसकी PSLV की क्षमता, GSLV की क्षमता बहुत ज्यादा है। ये PSLV 10 टन तक के भार को ऊपर ले जा सकता है, जबकि PSLV 1600 kg ओनली 1.6 या 1.8 तक का ले जा सकता है। उसकी क्षमताओं में भी अंतर आ गया। ये कुछ उसके अंतर थे। अभी अपन GSLV देख रहे हैं। तो GSLV में 3 चरणों में प्रणोदक हो रहा है, प्रणोदकों का दहन हो रहा है। मान लो ये GSLV है, ये वो भाग है जहां उपग्रह रखे जाते हैं, और यहां पर अब इसके 3 चरण। यहां पर ठोस प्रणोदक पहले चरण में, दूसरे में द्रव
और तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन। और क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन या यूं कहो तो द्रवित हाइड्रोजन जो कि -253 डिग्री पर है, और ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन जो कि -185 डिग्री के ऊपर है। ये बातें कर रही। द्रव के रूप में यहां पर भी विकास इंजन का यूज होता है, द्रव के दहन में यहां पर भी विकास इंजन का यूज होता है, और जो ठोस प्रणोदक है उसके दहन में यहां पर S200 का दहन होता है कि इस प्रकार के इंजन से ठोस प्रणोदकों का दहन होता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने PSLV देखा था, तब PSLV में जो ठोस प्रणोदक थे उनके दहन में S139 था, और यहां पर ये भी तो एक अंतर है। तो इस प्रकार अपन ने मुख्य तौर से 4 प्रकार के जो अपने प्रक्षेपण यान थे उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहले SLV या यूं कह दो SLV-3, फिर देखा ASLV, फिर देखा PSLV और फिर देखा GSLV। अब अपन देखेंगे, देखो ये वापस 4 नाम लिखते हैं एक बार, SLV, ASLV, PSLV और GSLV। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों वर्तमान में यूज में नहीं है, लेकिन हमारी जो विकास क्रम था प्रक्षेपण यानों का, उस विकास क्रम में ये 2 नाम पहले हैं। इन दोनों का यूज आज के समय सबसे ज्यादा हो रहा है। ये सबसे विश्वसनीय है आज के समय पूरी दुनिया में, और ये भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन है, सॉरी रॉकेट है, प्रक्षेपण यान है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे भविष्य के कुछ यान जिनका प्रक्षेपण किया जा रहा है, कहीं सफल भी हुए हैं लेकिन उनको अभी यूज में नहीं लिया जा रहा है। वो कुछ 1-2 नाम है, जैसे एक तो नाम पढ़ेंगे अपन RLV, एक लिखेंगे SSLV। देखिए RLV का मतलब वही लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल। अब RLV, R का मतलब रीयूजेबल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। देखिए परंपरागत जो भी लॉन्च व्हीकल रहे हैं, जैसे GSLV, PSLV, ASLV, SLV जितने भी रहे हैं, इनमें एक कमी ये रही है कि इनका यूज एक बार ही किया जा सकता है। इनको एक बार अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के बाद में वापस इसका यूज करने के लिए नए सिरे से इसको बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो इससे प्रति जो अपन उपग्रह छोड़ रहे हैं उस प्रति मिशन पर अपनी खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो खर्चे को कम करने के लिए अपन RLV का विकास किया जा रहा है। RLV को 1 से अधिक बार यूज किया जा सकेगा, ठीक है ना। इसमें भी 3 चरण होंगे, 3 चरण होंगे, और इसमें स्क्रैम जेट इंजन का यूज किया जाएगा, स्क्रैम जेट इंजन का। अभी स्क्रैम जेट इंजन क्या भैया, तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ऐसा इंजन जो वायुमंडल की ऑक्सीजन को खींचकर उसका यूज कर ले, जब वो वायुमंडल से बाहर निकले उससे पहले वायुमंडल की ऑक्सीजन को खींचकर अपने में समा ले। इससे एक तो उसका भार कम हो जाएगा, कारण कि ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन को भेजना नहीं पड़ेगा, और दूसरा ऑक्सीजन वायुमंडल के ऑक्सीजन का ही यूज कर लेगा, तो मात्र और मात्र ईंधन भेजना पड़ेगा साथ में। और दूसरा ये RLV मतलब रीयूजेबल है, इसको बार बार यूज किया जा सकता है। इससे अपने मिशनों की जो विभिन्न मिशन होंगे उनकी जो लागत है वो उस लागत में कमी आ जाएगी। ये RLV के बारे में है मोटा मोटी। अब SSLV देखो, LV का मतलब लॉन्च व्हीकल और SS का मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखो कुछ 100-200 किलोग्राम के सैटेलाइट होते हैं, उनको छोड़ना। अभी अपन GSLV की बात की तो GSLV की क्षमता कितनी है, 10 टन। लोअर अर्थ ऑर्बिट में GSLV के द्वारा 10 टन तक के भार के उपग्रह छोड़े जा सकते हैं। अब मैं कहूं अगर 100-200 केजी के 300 केजी के कोई उपग्रह हैं, उनको छोड़ने के लिए आप अगर GSLV का यूज करोगे तो लागत तो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो लागत को सीमा में लाने के लिए, कम करने के लिए अपन नए प्रक्षेपण यान और यूज कर रहे हैं। एक तो अपन RLV का कर रहे हैं ताकि बार बार यूज किया जा सके, एक अपन SSLV का भी विकास करने का कोशिश कर रहे हैं। SSLV छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ने का काम करेगा, जिसकी पावर कम होगी, और जिसकी पावर कम होगी तो उसकी लागत भी कम होगी। तो इसलिए छोटे उपग्रहों को छोड़ने के लिए इसको इसरो का बेबी रॉकेट भी कहते हैं। इसरो का बेबी रॉकेट
तो आज अपन ने मोटा मोटी तौर से इसरो के द्वारा यूज किए जाने वाले या यूज किए गए या आगे भविष्य में यूज की जा सकने वाले कुछ प्रक्षेपण यानों के बारे में देखा था। उसमें अपन ने SLV, ASLV, PSLV, GSLV, RLV और SSLV के बारे में देखा है। आगे आने वाले वीडियो में अपन उपग्रह की विभिन्न कक्षाओं के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।